आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजेस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। देखिए, ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करना इज वेरी इजी, वेरी क्विक एंड वेरी पोर्टेबल एंड कंफर्टेबल एंड वेरी मोबाइल। लेकिन उनके कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या क्या है, लेट्स सी। चैलेंजेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। नंबर वन, साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो साइज है उसके ऊपर भी आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं। आप स्मॉल स्केल में हो, बड़े स्केल में हो, राइट। स्मॉल स्केल कंपनीज जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत कुछ फंड्स के रिलेटेड, स्पेशली फंड्स के रिलेटेड। बाकी मटेरियल्स और मार्केटिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप मार्केटिंग फुल फ्लेज नहीं कर सकते, लिमिटेड मार्केटिंग कर सकते हो। नाउ यू विल से एंड कमेंट कि सर फ्री में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में मार्केटिंग हो सकता है, बट देन टू उतना रीच करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फंडिंग चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से आप मार्केटिंग करोगे, बट आपका जो टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग है वो नहीं हो पाता। सो जब आप ई कॉमर्स चालू करते हो तो साइज ऑफ द कंपनी, स्पेशली फाइनेंशियली कितना है, कैसा है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिटी। ये जो सिटी का कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हैदराबादीज आर डिफरेंट टू मुंबईज। ठीक है, अगर आप कोई मुंबई का प्रोडक्ट हैदराबाद में बेचने जाओगे तो शायद ही आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। जैसे मुंबई का वड़ा पाव आप हैदराबाद में सेल करोगे विद दैट सेम टेस्ट एंड सेम स्पाइसीनेस, शायद आपको शुरुआत में सेल होगा अच्छे से, बट दैट टू फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस है हमें जानना है, और इस वजह से हमको जो लोकेलिटी है, डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन है, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमें वो काम करना है और बिजनेस इनिशिएट करना है, क्या बोलते हैं उसको, एस्टैब्लिश करना है या फिर ऑपरेशन में लेकर आना है। सो एक चैलेंज है साइज ऑफ द कंपनी, दूसरा चैलेंज है कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिटी, मतलब जिस सिटी में आप वो बिजनेस ऑपरेट करने वाले हो। देन द प्रोडक्ट दैट वी आर डीलिंग विथ, जो प्रोडक्ट है वो भी कभी कभी हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, क्योंकि कुछ सिटीज में वो प्रोडक्ट के लिए डिमांड हो या नहीं हो, यू नेवर नो। ठीक है, जैसे फूड आइटम्स आर डिफरेंट टू टिकट्स। फूड आइटम्स जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस के होते हैं। अगर कलकत्ता में कोई फूड आइटम है, फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो वहाँ पे बहुत चलता है, लेकिन यहाँ पे हम वो ओकेजनली खाते हैं। बहुत सारे स्वीट डिश है ऐसे जो हम लोग ओकेजनली खाते हैं, मे बी आफ्टर लंच, कभी कभी, मे बी एट अ स्पेशल ओकेजन, मे बी ड्यूरिंग सम इवेंट्स और पार्टीज, जो कल्चरल पार्टीज होते हैं उनमें। लेकिन क्या हम वो रेगुलरली खाते हैं? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है रेगुलरली नहीं कंज्यूम करते, बिकॉज हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट डील करते हो उस हिसाब से आपको वो कहीं ना कहीं गलत जगह में अगर उसको प्लेस करते हो, उसका प्लेसमेंट अलग जगह में हो जाता है, तो वो मुश्किल है। पानी पूरी जो है आप मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से सेल करते हो, वो जो टेस्ट है आप हैदराबाद में नहीं दे सकते, बिकॉज वहाँ पे उनको जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है कभी कभी चैलेंजेस हो जाते हैं, और वो प्रोडक्ट हमें कहीं ना कहीं अच्छे जगह में प्लेस करना है। अगर आईफोन कंपनी को बोलेंगे कि आप नागपुर में अपना सेंटर खोलिए, तो देखिए नागपुर इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे आईफोन के जो यूज़र है वो ज़्यादा होंगे। हाँ, प्रेज होगा उसको, क्राउड बढ़ेगा, लोगों को कि लाइव आईफोन देखने मिल रहा है, ऑपरेट करने मिल रहा है फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। लेकिन जिस हिसाब से वो मुंबई में सेटअप होगा और मुंबई में जो सेल होगा प्रोडक्ट का, वो सेल जो है, वो क्वांटिटी ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है, वो नागपुर में शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, जिस हिसाब से प्रोडक्ट को प्लेस करना है। देन काइंड ऑफ कस्टमर्स वी आर डीलिंग विथ, वुमेन आर डिफरेंट टू मैन, हाईली अर्निंग पर्सन्स बिहेव डिफरेंटली। देखिए, अगर आप कोई स्टेशनरी शॉप जो है कॉलेज के सामने, कोई इंस्टीट्यूट के एकदम ऑपोजिट में या नियर बाय आप चालू करते हो, और आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है वो 1 रुपए से भी ज़्यादा होगा मार्केट वैल्यू से या एमआरपी से, तो भी लोग परचेज करते हैं, बिकॉज कस्टमर्स क्या है, स्कूल के, कॉलेजेस के सामने मिल रहा है, तो क्यों हम लोग यहाँ वहाँ चले जाए। कोई फूड प्रोडक्ट है जो आपको आपके घर के बाजू में मिल रहा है या फिर होम डिलीवरी दे रहा है, तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले तो भी चलेगा। ठीक है, उनके सर्विस चार्ज में कुछ
प्राइस एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा। अब इनके एग्जाम्पल के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, वुमेन आर डिफरेंट टू मेन, मैन आर लाइक बार्गेन नहीं करना, जितने में है उतने में दो, अदरवाइज पसंद आए तो लेंगे नहीं तो नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस पे हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं मैन। लेकिन जब वुमेन्स की बात करते हैं तो ये वुमेन जो है उनको बार्गेन भी करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए और प्राइस कम से कम चाहिए। आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बोलो, वो 50 रुपीज़ से चालू होंगे और फाइनली वो 75-80 रुपीज़ में ही लेकर मानेंगे। वो ना जाएंगे और ना आपको जाने देंगे और कंटिन्यूस उनका बार्गेन चालू रहेगा। वुमेन आर ऑल्सो विंडो ड्रेसर्स, मॉल में जाते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, ट्रेंडिंग में क्या है वगैरह। मैन आर लाइक चलना है कुछ पर्पज से तो जाएंगे, अदरवाइज सिट इन फूड कोर्ट एंड अपना अपना खा के निकल लो, राइट। सेकेंडली, हाईली अर्निंग पर्सन बिहेव डिफरेंटली। यही इन दोनों में ही अगर वुमेन देखेंगे, हाईली अर्निंग वुमेन होंगे तो वो उनका क्लास स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, सेम स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग होगा, लेकिन उनका जब इनकम जो है अर्निंग ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे इनके अंदर का जो क्वालिटी है, बार्गेनिंग क्वालिटी, वो कहीं ना कहीं उनको सप्रेस करना पड़ता है बिकॉज दे आर अर्निंग वेरी हाई। ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, प्लस उनका जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कस्टमर जो है, टाइप्स ऑफ कस्टमर जो है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत चैलेंजेस है। ठीक है, logistic is also one of the challenges. 60% of workforce of Flipkart focus on deliveries. Customers are not ready to wait for days for their orders. Infrastructure development required. Companies are not yet ready to operate from each city, Zipper app and to find the address. Right now, इन्होंने क्या बोला है, जो फ्लिपकार्ट है वो लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा ध्यान देता है बिकॉज उनका मेन फोकस कहाँ पे है, डिलीवरीज में। समझिए मैं सेलर हूँ, मैं वेंडर हूँ, मैंने अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कर दिया, डिस्प्ले में रख दिया और उन्होंने परचेज किया। आई एम फ्रॉम मुंबई और प्रोडक्ट चाहिए कहीं नागपुर या फिर दिल्ली में। ठीक है, मिल जाएगा प्रोडक्ट, ऑल ओवर इंडिया वर्कफोर्स है फ्लिपकार्ट का, राइट। लेकिन इनका ये जो काम होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, बिकॉज ये जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक मतलब क्या है, डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये जो चेन सिस्टम है, डिलीवरी नेटवर्क है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट जाएगा। तो इनका जब डिलीवरी सिस्टम अच्छा होगा तभी जाके उनका सेल्स बढ़ेगा। तो 60% वर्कफोर्स जो है उनका फ्लिपकार्ट का फोकस करता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है कितने जल्दी डिलीवर हो सकते हैं, कितने स्पीड में हम लोग वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, प्लस कम कॉस्ट में। ठीक है, तो मेन फोकस डिलीवरीज में होता है। लेकिन कस्टमर क्या है, वो वेट करने के लिए रेडी नहीं है और उस वजह से फ्लिपकार्ट को क्या करना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट उनको दिख रहा है, राइट। सो अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो लॉजिस्टिक्स जो है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी अगर लॉकडाउन में आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ठीक है, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपके ऑर्डर्स जाएंगे भी, लेकिन जब तक ये लॉजिस्टिक्स का जो काम है, कुरियर या डिस्पैच सर्विस जो है, पोस्टल सर्विस जो है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, सो कंपनीज आर नॉट येट रेडी टू ऑपरेट फ्रॉम ईच सिटी। कंपनी जो है वो हर सिटी से ऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉस्ट उतना जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनको उतना करना पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है और एक चैलेंज है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से जुड़ते हो तो आपका सेल होगा नहीं होगा, और अगर आपके जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, चाहे वो आपके वेबसाइट से हो या फिर फ्लिपकार्ट के वेबसाइट से हो, कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट या चैलेंज लगता है अगर लॉजिस्टिक्स आपका जो डिलीवरी सिस्टम है वो ठीक से नहीं रहा तो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि वेबसाइट चालू करना है, वेबसाइट डेवलप करना बहुत आसान है, आसान तो सब कुछ है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसकी कंसिस्टेंसी रखना, सस्टेनेबिलिटी रहना ऑनलाइन, वो मैटर करता है। प्लस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो लेआउट है डिजिटल का, वो बहुत मैटर करता है। आपके जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिकली सेट होंगे, देन ओनली आपका बिजनेस जो है अच्छा दिखेगा ऑनलाइन में। जैसे कि क्लियर ट्रिप है, बुक माई शो है और जोमेटो है। देखिए क्लियर ट्रिप में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके पेज पे है, लेकिन आप बुक माई शो में जाओगे तो आपका जो ऐप है, आप सबसे ज़्यादा बुक माई शो ऐप यूज़ करोगे क्योंकि वेबसाइट आप प्रेफरेबल नहीं है। जब ऐप उसका ऑलरेडी रेडी है तो आप क्यों उसके वेबसाइट्स में जाओगे। सेम विथ क्लियर ट्रिप, लेकिन क्लियर ट्रिप में एज अ
यूजर, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ दिए जाते हैं जो बाइफरकेटेड नहीं है, लेकिन कंपेयर करेंगे बुक माई शो को तो वो बाइफरकेटेड है। आपको अगर कोई स्किट का या प्ले का टिकट बुक करना है तो आपको उसके लिए अलग टैब है। ठीक है, आपको मूवी टिकट बुक करना है तो उसके लिए अलग टैब है, प्लस उसमें ऑफर्स एंड डिस्काउंट है। प्लस जोमेटो का जब आप देखोगे, अगेन बहुत नीट एंड क्लीन है। तीनों वेबसाइट जो है अलग अलग इंडस्ट्री के हैं और अलग अलग वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहते हैं। अगर आपको लाइव एक्सपीरियंस लेना है तो आप क्लियर ट्रिप, बुक माई शो और जोमेटो के सारे ऐप देख लीजिए, उनके वेबसाइट्स देखिए और कंपेयर करिए कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, आपको कोई हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बट उनका जो डिस्प्ले है दैट इज नथिंग बट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, द वे दे हैव सेटल्ड अप देयर वेबसाइट और पोर्टल। यूजर फ्रेंडली है या नहीं? अगर यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, मुझे टैब्स देखने पड़ रहे हैं, ढूंढने पड़ रहे हैं, देन इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इजी, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेमेंट ऑप्शंस, नीड टू गेट राइट मिक्स ऑफ पेमेंट ऑप्शंस एज ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस। देखिए, सबसे पहले क्या है ना, हम लोग इंडिया देखते हैं, पहले आईसीआईसी बैंक बटन करके एक था और आईसीआईसी ने ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, कैश ऑन डिलीवरी के लिए हम लोग ने बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे सर्विसेज आपको दिखेंगे, लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए, मेन कस्टमर को ये चाहिए कैश ऑन डिलीवरी। आप चाहे उनको कोई भी बटन दीजिए, आपके खुद के बैंक का बटन दीजिए, आईडीबीआई का, आइट्स कार्ड का, एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक या फिर एचडीएफसी सिटी बैंक, जो कुछ भी बैंक है, ठीक है, आप उन्हें कुछ भी दीजिए, लेकिन राइट चॉइस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई ऐसा हो गया, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट प्लेस किया, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट आया नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, मे बी बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन, इस वजह से क्या होता है, आपका जो इमेज है कंपनी का वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होना शुरू होता है। और एक बार किसी एक कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है बुरा रहा तो वो मे भी कभी कन्वर्ट नहीं होगा और टर्न अप नहीं होगा कस्टमर बनने के लिए अगली बार। एंड देन माउथ पब्लिसिटी होगा टू न्यू कस्टमर, जो नया कस्टमर है जिनको ऑनलाइन परचेजिंग करना है, राइट। तो देखिए, डायरेक्ट डेबिट से भी आप उनको पेमेंट करवा सकते हो, ऑफलाइन क्रेडिट ट्रांसफर भी करा सकते हो, रियल टाइम बैंक ट्रांसफर भी करा सकते हो, अदर वॉलेट्स भी है जैसे गूगल पे है, ठीक है, पेपल है, यानी कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन राइट मिक्स ऑफ पेमेंट देना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी अगर कोरोना के टाइम पे पेपरलेस बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे स्कैन करते हैं, यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, देन वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। लेकिन जीरो कनेक्टिविटी के वजह से कुछ वेबसाइट्स ने, कुछ ई कॉमर्स कंपनीज ने क्या किया है, अभी कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दिया है और उन्होंने ई पेमेंट चालू किया है। इवन दो ई पेमेंट वो दूर से ही जीरो कॉन्टैक्ट से करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, बट ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, कैश, हार्ड कैश नहीं लेते। ठीक है, तो राइट मिक्स ऑफ पेमेंट जो है, जब आप आपका खुद का वेबसाइट चालू करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने हैं, आपको ऑप्शन सभी देने हैं उनको। आपके पास पेपल नहीं है तो पेपल का भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली सब ऑप्शन देने के साथ साथ उनकी जो सर्विस है और उनका जो प्रेफरेंस है उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबका प्रेफरेंस कैश ऑन डिलीवरी होता है 99%। बहुत कम लोग होते हैं जो घर में नहीं रहेंगे और घर में पैसे नहीं देना है उनको, डायरेक्ट प्रोडक्ट जाके देना है, तभी जाके वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी लॉकडाउन में तो कैश ऑन डिलीवरी ही देख रहे, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा डिपेंड्स ऑन दैट। तो जब आप अपने खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट सोचोगे या प्लान करोगे तो आपको ये ध्यान देना है, पेमेंट ऑप्शन जो है ठीक ठाक से संभाल के लेना है। ठीक है, तो यूके का पेमेंट ऑप्शंस ये सारे हैं, जर्मनी में ये पेमेंट ऑप्शंस है। मेजरली यूके में क्या हो रहा है, पेपल से यूज़ करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी बहुत कम है, चेक्स भी देते हैं वहाँ पे। ठीक है, जर्मनी में सबसे ज़्यादा ऑफलाइन क्रेडिट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, नीदरलैंड में देखेंगे तो डायरेक्ट डेबिट जो है, डायरेक्ट पेमेंट जो है वो होता है। और स्वीडन में देखेंगे तो सब मिक्स है। स्पेन में सबसे ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी होता है और रशिया में भी सबसे ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी होता है। इटली में देखेंगे तो पेपल,
यूएस में सबसे ज़्यादा पेपल का यूज़ होता है। यूएस पहला आता है, फिर यूके एंड देन इटली। यूएस जो है पेपल का बहुत बड़ा यूज़र है और उनके कस्टमर्स बहुत है। लेकिन इंडिया में पेपल नहीं यूज़ करते हम लोग बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी हम लोग नहीं यूज़ करते। लेकिन आजकल हम लोग बैंकिंग सिस्टम से भी ज़्यादा गूगल पे जो यूपीआई ऐप है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज कन्वीनियंट है, इजी है और सबके पास वो अवेलेबल है। जब चाइना देखेंगे तो चाइना के पास ऑल पे अदर वैलेट है, एक्चुअली ऑल पे है उनके पास, और सिर्फ ऑल पे यूज़ करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, पेमेंट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग फिजिकल शॉपिंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन। अभी हमें क्या करना है, ऑनलाइन में ना फिजिकल शॉपिंग जैसे करते हैं वैसा एक्सपीरियंस हमें देना है, अदरवाइज वो सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं आएगा। तो कंपनीज आर फेलिंग टू डू इट व्हाट्स दे what sorry companies are failing to do it. That's why they have to accept all the return policy for longer periods. If we find any alternative, it saves big bucks for the e-commerce industry. अब कंपनी क्या कर रहा है, बहुत सारे सर्विस जो है उनके ठीक नहीं चल रहे। ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट डैमेज है, आप लेकर आइए, हम कुछ पर्टिकुलर डेज के अंदर रिप्लेस करेंगे। और वही स्कीम जो है, रिटर्न पॉलिसी जो है, वो ऑनलाइन कॉमर्स ने, ई कॉमर्स ने सब कस्टमर्स के लिए दिया है। और इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पैसे बच रहे हैं। प्रोडक्ट अगर खराब है तो उनको रिप्लेस या रिटर्न करके भी मिल रहा है। ठीक है, returns becoming a big headache for the e-commerce companies across the globe as they have to invest money in picks and drops. देखिए, एक बार प्रोडक्ट डिलीवर हुआ दैट मीन्स देयर बिजनेस इज डन और उनको फायदा है वहां पे। लेकिन रिटर्न जब आता है प्रोडक्ट तो उनके लिए वो हेडेक है। सेकेंडली फाइनेंशियल लॉस है उनको, क्योंकि पिकअप और ड्रॉप जो है प्रोडक्ट का वो डबल करना पड़ता है। एक बार पहले कस्टमर के साथ यहाँ पे जाके पिकअप कीजिए, फिर वो रिटेलर के पास ड्रॉप कीजिए, फिर वो रिटर्न वाला प्रोडक्ट पिकअप कीजिए रिटेलर से एंड देन फिर कस्टमर के पास ड्रॉप कीजिए। तो अगेन इट्स लाइक डबल चक्कर। ठीक है, तो इस चक्कर में इट इज अगेन अ चैलेंज की जो रिटर्न पॉलिसी है या फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, ई कॉमर्स में वो चैलेंज होते जा रहा है एज कम्पेयर टू फिजिकल शॉपिंग एक्सपीरियंस। Lenskart.com did a great job via online and offline strategies. Lenskart.com ने क्या किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रैटेजी यूज किया है। आपको अगर ऑफलाइन नहीं आना है तो आप ऑनलाइन ही हमारे ऐप या पोर्टल में जाके अपने लिए जो चश्मा चाहिए वो आप देखिए, अपने फेस को रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, और वो फेस को रिकॉग्नाइज करके आपको कोई रिकमेंडेशन देंगे, या फिर आपको कोई भी लेंस या फिर फ्रेम पसंद है, आप वो इस्तेमाल करके या फिर स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुटेबिलिटी दिखेगी, प्राइस दिखेगा, क्वालिटी दिखेगी। ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आपको कोई फ्रेम पसंद आ रहा है, आपको ट्राई करना है बट यू कैन नॉट ट्राई, लेकिन लेंसकार्ट ने वो बैरियर जो है कम कर दिया है। तो लेंसकार्ट ने एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है और वो ऑनलाइन ही आपको दिखा सकता है कि आपके चेहरे में वो कैसे दिखेगा, उनके कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स। प्राइस वॉर अमंग रिटेलर्स, प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपनीज नीड मार्केट शेयर एंड रेडी टू एंटरटेन द कस्टमर्स when we get off the quality of product also inferior, one of the reason for Flipkart Myntra merger। देखिए, प्राइस वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेजोन में जाते हो, कोई प्रोडक्ट एक्स वाई जेड प्रोडक्ट 125 में है विद डिस्काउंट, लेकिन आप फ्लिपकार्ट में जाते हो वही प्राइस आपको 110 में दे रहा है विथ डिस्काउंट। ठीक है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे, 110, कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, तो आप फ्लिपकार्ट से लोगे बिकॉज प्राइस जो है वो कम है। और ये प्राइस वॉर की वजह से ही फ्लिपकार्ट और मिंत्रा को क्या करना पड़ा, मर्ज करना पड़ा। तो मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जो है प्राइस वॉर के चक्कर में और प्राइसिंग के चक्कर में उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, और इस वजह से उन्होंने अपने आप को किसी एक कंपनी के साथ जो सेम प्लेटफॉर्म में काम करती है उनके साथ उन्होंने मर्ज कर लिया और दोनों अभी साथ में काम करते हैं। वाह वाह, ये बहुत 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 ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, नॉट ओनली डिस्काउंट बट ऑल्सो कूपन्स। ठीक है, डिस्काउंट के साथ साथ उनको कूपन भी चाहिए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए, वारंटी भी चाहिए, सेम डे डिलीवरी चाहिए, फ्री डिलीवरी भी चाहिए। किनको चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए। कस्टमर रो रहा है,
क्वालिटी प्रोडक्ट दो और डिस्काउंट भी दो, कूपन्स भी दो, वारंटी भी दो, सेम डे डिलीवरी और फ्री डिलीवरी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो सारे चीज़ एक कंपनी प्रोवाइड करेगा वहाँ पे कस्टमर लैंड अप करेगा और हमेशा वहाँ से ही वो परचेज करेगा। कस्टमर एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल हो रहा है ऑनलाइन, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा तो उनका जो लॉयल्टी है वो दिन ब दिन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बढ़ता जाएगा। और जिस दिन उनको कूपन या डिस्काउंट्स नहीं मिल रहा है देन तो वो परचेज करेंगे, बिकॉज कभी ना कभी तो वो कंपनी आपको ये सारा सर्विस प्रोवाइड करेगी, इस भरोसे से वो रहते हैं। लेकिन डिस्काउंट्स, कूपन्स और हाई क्वालिटी वारंटी, ये सारा चीज़ कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पे है। और इस वजह से बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, ई कॉमर्स सर्विस देने वाले जो वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको ये ध्यान देना है। और बहुत सारे कूपन्स जो है एक्चुअली वो इशू भी करते हैं और लकी ड्रॉ भी निकालते हैं, राइट। तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट अप करोगे तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज कस्टमर वोंट कम और मे नॉट विजिट योर वेबसाइट और वेब पोर्टल। और शायद फाइनेंशियल आपका अर्निंग जो है कहीं ना कहीं डिग्रेड होते जाएगा और कम होते जाएगा। हिडन कॉम्पिटिटर्स एंड रेप्लिकेटर्स बिकॉज ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। देखिए, कंपटीशन जो है ऑनलाइन हिडन है, लेकिन डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन जो है वो बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर समझिए मैंने अपनी क्लास का कोई वेबसाइट चालू किया है और वहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट में कुछ नया टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वेबसाइट में आना है और आपको एक बटन क्लिक करना है और आपके सारे डेटा जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे विथ सेपरेशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो आपको क्लिक करना है SYBMS। अगर आप थर्ड ईयर में हो, TYBMS। फर्स्ट ईयर में हो, FYBMS। ठीक है, आपको वो क्लिक करना है। आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज आपके फोल्डर जो है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल डिवाइस में सेव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। लेकिन सेम चीज क्या किया है किसी मेरे कॉम्पिटिटर ने, हिडन कॉम्पिटिटर ने क्या किया है, चेक किया है मेरा वेबसाइट, इस्तेमाल किया है उस सर्विस को, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सेम टू सेम रेप्लिकेट किया और उसको इम्प्लीमेंट करके उनके वेबसाइट में भी डाला। तो कहीं ना कहीं ये जो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी है, रेप्लिकेट या डुप्लीकेट होने के बहुत चांसेस है। ये भी एक कंपटीशन के चैलेंज है ई कॉमर्स में। इवोल्यूशन ऑफ फोन हैज किल्ड मैनी बिजनेसेस। देखिए, पहले फोन ऐसा आता था नोकिया, हम इनको डब्बा फोन बोलते थे, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग फोन थे ये नोकिया। और कितने भी साल यूज कर लो इनके कीपैड नहीं खराब होते थे, और खराब हो भी जाते थे फिर भी बिना कीपैड के फोन्स यूज हुआ करते थे। लेकिन उसके कंपैरिजन में अब यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज एंड्रॉयड फोन्स में आए हैं और स्क्रीन टच फोन एक्चुअली दिया है। जब ये स्क्रीन टच फोन लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने नोकिया से सैमसंग या फिर नए स्क्रीन टच फोन में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे इवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, देखिए, म्यूजिक यहाँ भी था, यहाँ भी है, वीडियो गेम्स यहाँ भी थे, बट एडवांस वीडियो गेम यहाँ पे आया है। न्यूज़पेपर यहाँ नहीं थे, एसएमएस के थ्रू आपको न्यूज़ मिलता था, बट यहाँ पे न्यूज़पेपर के एप्लीकेशन सर्विंग एंड ब्राउजिंग जो है आप कर सकते थे। यहाँ पे कोई वॉच नहीं करता वीडियो वगैरह, कोई सर्विस नहीं था। यहाँ पे आप वीडियो वॉच कर सकते हो, सब करते हो। कैमरा नहीं था और कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा होगा, लेकिन स्क्रीन टच फोन्स ने, एंड्रॉयड फोन्स ने वो कैमरा भी लेकर आया। और ये सारे रीजंस के वजह से क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और जो बहुत सारे बिजनेस थे, उनको अच्छे खासे बिजनेस थे, उनको साइडलाइन करके उनको कहीं ना कहीं मार दिया गया है। इस वजह से टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के वजह से WhatsApp alone eating 100 plus crore a year from Indian telecom companies. Of course, it has created opportunities in other ways. अब WhatsApp जो एप्लीकेशन है उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। क्यों? व्हाट्सएप इज़ लाइक क्विक मैसेज सर्विस। जो हम लोग एसएमएस करते हैं, बेटर है हम लोग एसएमएस ना करें और व्हाट्सएप करें। एक झटके में हम लोग 3-4 लोगों को एसएमएस कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग भेज सकते हैं, बेटर देन योर शॉर्ट मैसेज सर्विस या एसएमएस सर्विस। तो इवोल्यूशन ने क्या किया है, बहुत सारे बिजनेस को वाइंड अप और शट डाउन करा दिया है।
ई कॉमर्स में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज आउट ऑफ स्टॉक. फ्लिपकार्ट्स बिग बिलियन डे, वॉलमार्ट हैड हिट वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ स्टॉक इश्यूज. बहुत सारे प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं आपके ऑफर्स के टाइम पे, बिग बिलियन डेज के टाइम पे. और ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक बन जाता है और आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है. जब भी कोई कस्टमर परचेज करने आता है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है. कुछ रीजंस के वजह से हो, देन इट्स ओके. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक है बिकॉज सभी लोग परचेज कर रहे हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स. लेकिन इन जनरल टाइम जब आपका रिटेलर भी चालू है, आपके जनरल शॉप भी चालू है, फिर भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिस्टिकल सर्विस है, आपका जो वेयर हाउस है, आपका जो स्टॉकिंग सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है. और ये चैलेंज को हमें टैकल करना है अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो. ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस का एक और चैलेंज है आउट ऑफ स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स. एडवर्टाइजिंग, अगेन वन मोर चैलेंज. एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे कि माउथ पब्लिशिंग करेंगे, वेल एंड गुड, लेकिन जो भी माउथ पब्लिशिंग करेंगे उसके लिए भी तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा. अब एडवर्टाइजिंग में भी क्वेश्चन है, व्हाट टू एडवर्टाइज. हम ई कॉमर्स बिजनेस है, हम क्या एडवर्टाइज करें, क्या बताएं हम लोग लोगों को, कहाँ पे एडवर्टाइज करें, वेयर टू एडवर्टाइज, कौन से वेबसाइट में एडवर्टाइज करना है, पोर्टल में एडवर्टाइज करना है, टेलीविजन में करना है क्या, मोबाइल फोन्स में वीडियो सेंड करके एडवर्टाइज करना है क्या, यूट्यूब चैनल्स में एडवर्टाइज करना है क्या. कैन बी अचीव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो भी रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट जो भी किया है वो हमें रिटर्न मिल सकता है क्या, कुछ समय में, कुछ टाइम में, कुछ पर्टिकुलर पीरियड में. ठीक है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें एक्सपेक्टेड है वो ऑनलाइन बिजनेस से, ई कॉमर्स से एक्सपेक्टेड है क्या, अचीव कर सकते हैं क्या. ये सारे चैलेंजेस है. एंगेजिंग, कन्वर्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ कस्टमर्स, ये भी बहुत चैलेंज है. देखिए, कस्टमर्स को एंगेज करके रखना बहुत 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 बड़ा काम है. हम लोग देखिए, सोचिए, इन जनरल अगर मुझे प्रोडक्ट नहीं परचेज करना, लेकिन हम लोग जब प्रोडक्ट नहीं परचेज करना है तो हम लोग जाते हैं क्या उस पोर्टल में, उस वेबसाइट में? नहीं. जब हमें लगता है कि यार ये प्रोडक्ट देखना है, रिव्यू करना है कैसा है, विंडो ड्रेसिंग करना है, या फिर एक्चुअली में परचेजिंग का प्लान है, तभी जाके हम वहाँ जाते हैं. लेकिन ऐसे कस्टमर्स को जो इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें एंगेज करना, उनको बार बार ईमेल्स भेजना, ईमेल लेटर्स भेजना, एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना, और उनको यहाँ पे अपने पोर्टल में लेकर आना, फिर उनको कन्वर्ट करना कि यार ऑफर चल रहा है ले लो, डिस्काउंट मिल रहा है ले लो, एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है ले लो. कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, प्लस उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है. देखिए, अगर आप नॉर्मल जनरल शॉप है, वहाँ पे कोई कस्टमर विंडो ड्रेसिंग के लिए भी जाता है तो परचेज करता है, बिकॉज सेल्स पर्सन है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, उनके टैलेंट के साथ, उनके जो टारगेट्स है वो अचीव करने के लिए, या फिर कंपनी ने जो टारगेट दिया है वो फुलफिल करने के लिए वो बिजनेस सेल कर सकते हैं. लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में ना आपको कोई समझाने वाला है, ना आपको कोई बताने वाला है. जो भी है टेक्स्ट मैसेज है या फिर वर्ड मैसेजेस है आपको. तो एंगेजिंग करना, कन्वर्टिंग करना और रिटेन करना अ बिग चैलेंज टू ई कॉमर्स कंपनीज. बिग डेटा इज इक्वल टू गोल्ड माइन. अगर आपके पास डेटा है, चाहे कोई भी तरीका, कंज्यूमर डेटा हो या फिर आपके क्लाइंट्स के डेटा हो, आपके बायर्स के डेटा हो, तो वो आपके लिए गोल्ड माइन है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन एनालिटिक्स करना, उसको एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके एनालाइज करना कि कौन से कस्टमर्स किस कैटेगरी के हैं. टैलेंटेड वर्कफोर्स चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए. इंटेलिजेंस चाहिए आपको. जो एनालिसिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और इंटेलिजेंट तरीके से करना है. और कॉस्ट कटिंग भी होना चाहिए और बेटर सर्विस भी होना चाहिए. अब ये बिग डेटा में क्या क्या आता है, आपका जो क्लाइंट है, आपके वेबसाइट में कौन आता है, कौन जाता है, आपके वेबसाइट में कौन से प्रोडक्ट, कौन सा कंज्यूमर देख रहा है. बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. आप इंस्टाग्राम में जब जाते हैं, सर्च करते हो, अगर आप कंटिन्यूसली मीम्स देखते हो तो आपको सारे मीम्स के फोटोज जो है वो सर्च में दिखेंगे आपको. ठीक है, आप दो चार मीम्स के पेज को फॉलो कीजिए कंटिन्यूसली, उसके बाद रिफ्रेश कीजिए और फिर सर्च बटन जो है वहाँ पे सिर्फ क्लिक कीजिए, आपको धीरे धीरे मीम्स दिखाई देंगे. अगर आप वीडियोस देखते हो, कॉमेडी वीडियोस अगेन देन, या फिर कोई भी सीरियल्स के वीडियोस या फिर प्रोमोज आते रहते हैं वो देखते हो आप,
तो अगेन आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्रेफरेंस है, उस हिसाब से इंस्टाग्राम आपको वो लिंक्स सजेशंस देते रहते हैं। स्पॉन्सर एड्स भी जो आते हैं आपके इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से, आपने जो सर्च किया है उसके हिसाब से आता है। प्लस सेम चीज़ अगर आप यूट्यूब में देखते हो, अपने मोबाइल में यूट्यूब यूज़ करते हो, तो सेम चीज़ आपको यूट्यूब सजेशंस में, प्रमोशंस में, उनके एड्स में दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज वो जो डेटा है उनके पास मिल गया है और उनको पता है कि आप ये प्रोडक्ट देख रहे थे। लेट्स से हेडफोन्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गए, जो कुछ भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो वो उनको दिखता है। तो ये उनके लिए गोल्ड माइन है और धीरे धीरे वो हैमर करते हैं सजेशन दे दे के, एंड फाइनली यू एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट। आप फाइनली वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। फंड रेजिंग, फंड रेजिंग बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फंड रेज नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ओनली फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील बट नॉट ऑल द स्मॉल कंपनीज। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ऐसे कंपनी है जिन्होंने फंड रेजिंग सक्सेसफुली किया है। मुश्किलें थी उनको, चैलेंजेस थे उनको, लेकिन उन्होंने किया है। क्यों? बड़ी कंपनी है, उनका जो नेटवर्क है पहले से ही बड़ा था, उनका जो स्टैंडर्ड है बिजनेस का वो लार्ज स्केल स्टैंडर्ड था। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल स्केल में काम करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में उनका एक बिजनेस पेज है, फेसबुक में बिजनेस पेज है, व्हाट्सएप में एक बिजनेस ग्रुप है, उनका अलग से वेबसाइट भी है, लेकिन वो बड़े स्केल में नहीं काम करते। सिर्फ मुंबई में उनका बिजनेस चलता है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में उनका बिजनेस है, टारगेट मार्केट है। तो उनको फंड रेज करने के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको एक ब्रांड की ज़रूरत है, एक नेम की ज़रूरत है अच्छा खासा बिजनेस रन करने के लिए। तो फंड रेजिंग जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये चैलेंज भी है हमारे लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए और कंपनीज के लिए। मार्केट मेकिंग प्रॉफिट्स, ई कॉमर्स बिजनेस टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 years टू यील्ड प्रॉफिट। ई कॉमर्स बिजनेस जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू एक्चुअल बिजनेस। जब आप एसेट परचेज करके, बिजनेस सेटअप करके, प्रोडक्शन में आपका मशीनरी के लिए एसेट्स परचेज करते हो, वहाँ पे आपके रिटर्न्स जो है कंपेयर टू ऑनलाइन बिजनेस जल्दी आ सकते हैं, 5 साल में भी आ सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस टेक्स 6 to 8 years टू यील्ड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट है आपका 6 से 7 साल बाद आपको मिलना चालू करता है। इसलिए बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। क्यों? ये रीज़न है। ये जो ग्राफ है आपका वो धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो एंड स्टेडी बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। ठीक है, तो ये जब ग्रेजुअली होता है और ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, तब तक हमारा पेशेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, बोरिया बिस्तरा बांध के अकाउंट डिलीट करके अपने फिर पर्सनल इंस्टाग्राम में जाते हैं, एंड देन वी एंड अप shutting our or closing or winding up our business. So companies are growing only by increasing their market share and market value, but not by returning profits. देखिए मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। इंस्टाग्राम में आपके 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, लेकिन 5,000 में से 100 लोग परचेज करेंगे और वो जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है, ये जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है बहुत 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 कम है। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस को रन करना है तो पेशेंस, स्ट्रैटेजी और फंड, इन तीनों की बहुत ज़रूरत है। अमेज़ॉन देखिए 2001 में 82 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाई थी। 2011 में, 2012 में 80 बिलियन डॉलर्स, 13 में 113 बिलियन डॉलर्स, 14 में 185 बिलियन डॉलर्स, 15 में 178 बिलियन डॉलर्स। थोड़े अप एंड डाउन्स है, लेकिन उनका जो बेंचमार्क है 150, 160, 170 के ऊपर है। नेट इनकम इन बिलियन डॉलर्स ऑफ अदर कंपनीज 2011 में 631 था, लेकिन 2012 में 39 था, एंड दैट इज नेगेटिव। सॉरी, अमेजोन का ये मार्केट वैल्यू है और ये इनका नेट इनकम है। 2011 में उनका 631 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2012 में सीधे वो नेगेटिव में गए। मार्केट वैल्यू जो है उनका इतना था 2012 में, लेकिन फाइनेंशियल जो है अर्निंग्स उनका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, नेगेटिव में चले गए। 13 में यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू बढ़ा और इनकम भी बढ़ता गया। 2014 में तो बहुत ही नेगेटिव गया, देखिए 241 लॉस हुआ उनको, 241
मिलियन डॉलर्स एक्चुअली लॉस हुआ उनके, लेकिन यहाँ पे उनके जो फॉलोवर है, मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ता गया। देखिए फाइनेंशियली मार्केट वैल्यू बढ़ना इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियली इनकम आना इज डिफरेंट। तो मार्केट वैल्यू बढ़ने से अगर आप बिजनेस सेल करते हो तो भी अर्निंग होती है, लेकिन बिजनेस कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करने के लिए आपको ये कहीं ना कहीं फेज जो है नेगेटिव अर्निंग्स का वो झेलना पड़ता है, और इस वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी है बहुत सारे। ग्लोबल इन स्टोर एक्स कॉमर्स रेवेन्यू, ये जो 2013 में ग्लोबल इन स्टोर कॉमर्स रेवेन्यू जो है, ई कॉमर्स रेवेन्यू $21 था ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन $1 था। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है, ये ग्राफिकल कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बिजनेस। सेम बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। 2014 में $22.5 था ऑफलाइन बिजनेस उनका, ऑनलाइन $1.3 था। 15 में $24 था, और यहाँ पे $1.6 हुआ। $25.3, 1.9, 2006। ठीक है, अभी ये ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा है, इसलिए मैं बार बार ये नहीं दोहरा रहा, आप समझ जाइएगा। $27 इन 17 एंड 2.2 इन 2017 ऑनलाइन स्टोर के लिए। 18 में $28.3 ट्रिलियन और ऑनलाइन $2.5 ट्रिलियन। देखिए कंपैरिजन देखिए, 21, 22, 24, 25, 27, 28, ग्राफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए 1, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5। यहाँ पे एक एक नंबर से लगभग ऑन एन एवरेज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 0.1 नंबर से वो बढ़ते जा रहा है एवरेज, अगर आप निकालेंगे तो। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर्स को बहुत सारे चैलेंजेस है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, और ये सोर्स है हमारे डेटा का emarketeer.com, यहाँ से हमने ये सोर्स लिया है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कैन वी रिप्लेस द फिजिकल शॉपिंग विथ ई कॉमर्स? एक्चुअल शॉपिंग, जो फिजिकल शॉपिंग हम लोग करते हैं रिटेल शॉप में या डी मार्ट वगैरह में या फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, क्या हम लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं ई कॉमर्स से, डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल बाइंग से? आपके जो भी आंसर्स है आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हो, क्या ये वाकई में हकीकत में पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं है। ग्लोबल इन स्टोर रेवेन्यू जो है ऑफलाइन के लिए देखिए, हम कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ पे, 7% से बढ़ा, 7% से बढ़ा, 5% से बढ़ा, 7% से बढ़ा, 5% से बढ़ा। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 5% से बढ़ ही रहा है, और 5+% से एक्चुअली बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन देखेंगे 30%, 23%, 19%, 16%, 14% बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग है। ठीक है, ग्रोथ है लेकिन कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी है। यहाँ पे 30% से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 23% से बढ़ा, सिर्फ 19, सिर्फ 16, देन 14 बढ़ रहा है, नो इश्यूज इन दैट। बट जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट है, और वो ऑनलाइन के लिए चैलेंज है, ई कॉमर्स रेवेन्यू के लिए चैलेंजेस है। ई कॉमर्स ग्रोथ बाय कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट वाइज जब हम लोग देखेंगे, देखिए साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, सी एंड यूरोप, लैटिन अमेरिका, माइल्ड ईस्ट एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक में 2017 सबसे ज़्यादा ग्रोथ था, 17 में। फिर जब 16 में देखिए, 16 से 17 जब कंपेयर करेंगे तो 16 वॉज नॉट गुड, 17 वॉज वेरी गुड। देखिए 2013, 14, 15, 16, 17 दिया है, और यहाँ से देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। आप ये नंबर्स पे मत जाइए, बट ये बार डायग्राम देखिए, और आप देखिए यूरोप में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप जो है, यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा नहीं था। लैटिन अमेरिका में भी बिजनेस ज़्यादा नहीं था, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी बिजनेस ज़्यादा नहीं था, लेकिन एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में कंपेयर टू दीज 3 कॉन्टिनेंट्स बिजनेस ज़्यादा था। ठीक है, ई कॉमर्स का हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं। टॉप एशिया पैसिफिक ई कॉमर्स कंट्रीज, एशिया पैसिफिक में जब ई कॉमर्स कंट्रीज देखेंगे तो टॉप में
चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड देन इंडिया। तो हम लोग कहाँ पे हैं टॉप? जब एशिया पैसिफिक देखते हैं हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। चाइना ई कॉमर्स सेल्स टू हिट $1 ट्रिलियन बाय 2020। 11 में $56.969 ट्रिलियन था। 110 बिलियन था, सॉरी ये नंबर्स बिलियन डॉलर्स में है। 181.62 बिलियन, 274, 358, 439, कहीं ना कहीं इनका ग्राफ जो है बहुत अच्छे ग्रोथ तरीके से है और वो बढ़ता जा रहा है। इंडियाज ई कॉमर्स सेल्स टू हिट क्लोज टू $100 बिलियन बाय 2020। ये जो बिलियन डॉलर्स है देखिए 8.68, 12, 16, चाइना का देखिए आप 56 के बाद डायरेक्ट ट्रिपल डिजिट में आ गया 110। हम लोग सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ रहे हैं, डबल डिजिट में, डबल डिजिट में, डबल डिजिट में, डबल डिजिट में, जहाँ हमारी 16 में एक्चुअली 50 भी नहीं है, वहां से तो उनका शुरुआत हो रहा है 2011 में चाइना का। इंडिया टू हिट 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बाय 2020। इट्स मोबाइल कॉमर्स कंट्रीब्यूट मोर। ये जो मोबाइल कॉमर्स है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है और इस वजह से ई कॉमर्स में डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। सोर्स statista.com, जस्ट 15% पर नाउ। जो भी ग्रोथ है वो 15% है कंपेयर टू लास्ट ईयर 2017 टू 2018। Now, why India is on focus? SoftBank itself planning to invest 10 billion US dollars, already 1 billion investment invested done. तो सॉफ्ट बैंक जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सॉफ्ट बैंक क्या कर रहा है? ऑनलाइन पेमेंट पे फोकस कर रहा है। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट अच्छा हो गया तो आपका ई कॉमर्स बेस्ट हो जाएगा और पेमेंट इजी हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए और पेमेंट देने के लिए भी आपको बहुत आसानी होगी। और ये फोकस है इंडिया में बिकॉज वो ग्रोइंग है, डेवलपिंग है और कॉन्स्टेंटली वहाँ पे कस्टमर्स और क्लाइंट जो है वो आते रहेंगे और आने वाले हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, चाइना को बीट करने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, 15% इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड लॉन्ग वे टू गो। इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो 15% का है और बहुत आगे जाएंगे, लंबा जाएंगे बिकॉज अपना पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट यूज़ करने के लिए और उनका जो नॉलेज है इंटरनेट यूज़ का वो बहुत है और यंग जनरेशन हमारे पास बहुत है। By 2020, an average of Indian would be around 30 years. More young people tend to buy more from the digital world. Disposable income is high. तो एवरेज इंडियन जो है 2020 तक 30 इयर्स के हो जाएंगे और वो यंग में माने जाएंगे और उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा होगा और जो उनका इनकम है वो भी हाई होगा। तो वो ऑनलाइन परचेस करने के लिए कभी भी नहीं डरेंगे बिकॉज उनका नॉलेज भी है वैसे बढ़ते जाएगा। ओनली 30% ऑफ द इंडियंस हैव बैंक अकाउंट। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? 30% ही बैंक अकाउंट है। अगर सबके बैंक अकाउंट होंगे तो ई पेमेंट भी इजी हो जाएगा। ओनली 20% ऑफ द इंडियन यूजिंग स्मार्टफोन। देखिए एक और चैलेंज है, 20% ही लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तभी जाके आप ई कॉमर्स में आओगे। तो ये जो सॉफ्ट बैंक है ये सब काम करा के देगा आपका, आपको बैंकिंग सिस्टम भी बना के देगा और आपको स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए भी लगाएगा बिकॉज सर्विस उतना अच्छा देने वाला है। होप्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द न्यू गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट है उनके तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इंडिया में वो बढ़े और अच्छे तरीके से हो, ये होप रखा हुआ है ई कॉमर्स। High internet penetration and mobile users. Both men and women are working. High young population, more account user, high per capita income, high technology adoption and literacy rate, developing countries. इंटरनेट पेनिट्रेशन और मोबाइल यूजेज जो है इन सारे रीजंस की वजह से सब लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ चाहिए तो मोबाइल यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। यंग जनरेशन जो है, यंग पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बैंक अकाउंट यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और होंगे डेफिनेटली। हाई पर कैपिटा इनकम है, सबका कैपिटल इनकम जो है वो हाई है। देखिए कोरोना है इस वजह से हमें फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहा है, लेकिन जनरली जब कोरोना नहीं था तो हमारी जो एक्सपेंडिचर थी वो बहुत थी और अच्छी खासी हम लोग एक्सपेंडिचर करते थे। Business to business has more opportunities. Dealing with business is comparatively easier than dealing with retail customers. तो business to business अगर कोई business या ई कॉमर्स है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बिकॉज रिटेल में आप कस्टमर से डील करोगे उससे अच्छा आप
डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस में आओ और बिजनेसमैन के साथ डील करो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज और सेल्स मार्जिन के साथ। ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, ओवर 2 करोड़ इंडियंस आर लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। 2 करोड़ इंडियंस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड अपने आप को सेटल कर चुके हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। वेयर टू फोकस, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, हाई पॉपुलेटेड टाउन्स। देखिए ये टायर जो है उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। तो हमें फोकस क्या करना है, हाई पॉपुलेटेड टाउन्स को सबसे पहले देखना है, फिर उसके ऊपर के सिटीज़ को देखना है, फिर उसके ऊपर के सिटीज़ को देखना है। व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन ई कॉमर्स में दे सकते हैं, ट्रैवल दे सकते हैं, टिकट बुकिंग दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, एपरल्स यानी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स प्रोडक्ट दे सकते हैं, बुक्स एंड स्टेशनरी आप देख सकते हो, अगेन एपरल्स आ गए यहाँ पे, होम फर्निशिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, होम सर्विस, एंटरटेनमेंट। ये जो कलर कैटेगरी है वो बताता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो है यहाँ पे है, लाइट डिमांड जो है यहाँ पे, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है ना हमें देख के ही लेना पसंद करते हैं हम लोग। कपड़े भी हम लोग ऑनलाइन भी लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको कपड़े देख के टच करके वो महसूस करके उनको लेना होता है। होम फर्निशिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन मुश्किल होता था, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन आजकल हेल्थ केयर और एजुकेशन और होम फर्निशिंग ये तीनों भी ऑनलाइन आ गए हैं, ठीक है। फूड, होम सर्विस एंड एंटरटेनमेंट ये तो हमें डोर स्टेप में ही चाहिए और उनके प्रीमाइसेस में ही चाहिए, ऐसा लोगों का धारणा था। बट अभी जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बट उनके प्रायोरिटीज एंड क्राइटेरियाज चेंज हो गए। प्लेटफॉर्म टू सेल योर प्रोडक्ट, सेल ऑन मार्केट प्लेसेस, यूज ई कॉमर्स होस्टेड सोल्यूशन, बिल्ड योर ओन वेबसाइट विथ बेस्ट टेक्नोलॉजी एट अफोर्डेबल प्राइस। सो मार्केट प्लेस क्या है, अमेजॉन। ई कॉमर्स होस्टेड सोल्यूशन क्या है, 3D कार्ड। और आपको अपनी वेबसाइट को चालू करना है तो वो भी आप चालू कर सकते हैं। All are occupied, but we still can find the way for us, indirect opportunities। ये सारे लोग ऑक्यूपाइड है, लेकिन आपको यहाँ से इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप्स है, मोबाइल कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग सर्विस है, ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, ये बहुत सारे क्या है अपॉर्चुनिटीज है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आपको कोई भी क्वेरी हो, वीडियो बहुत लंबा चला आई नो, बट बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट्स थे, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए। जो पॉइंट थोड़े से ओके ओके थे वो हमने सिर्फ पढ़ के रीड करके समझ करके आगे निकले हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी क्वेरी था मैंने मेरे तरफ से सॉल्व किया है। आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज है तो ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।